सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है। अब देखिए, भारत में धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलनों को गति दी जा रही है। सामाजिक सुधारों का सिलसिला जारी है। बंगाल से मैंने शुरू किया था और भारत में सबसे पहले बंगाल से ही वो चला था। अब आज आपको बंगाल से हटा करके महाराष्ट्र में लिए चलते हैं, क्योंकि बंगाल के विषय में काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं। आज आपको महाराष्ट्र में लिए चलते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो देखिए साथियों, जो आप सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, बंगाल में की थी, और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर के समय में आपने ये सुना होगा, मैंने जिक्र किया था कि बाद में एक महान व्यक्तित्व केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े और ब्रह्म समाज के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। भारत के कई हिस्सों में घूम घूम करके कार्य किया और ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली। लेकिन साथियों, कुछ सामाजिक सुधारों में दरअसल केशव चंद्र सेन जो थे वो बहुत ही पक्के ब्रह्म समाजी थे और वाकई में वो समाज सुधार चाहते थे। और कुछ बातों को लेकर के देवेंद्र नाथ से उनकी पटरी नहीं खाई और उन्होंने वो ब्रह्म समाज के आचार्य पद से उनको देवेंद्र नाथ ने हटा दिया। लेकिन उन्होंने अपना जो कारवां था समाज सुधार का वो नहीं छोड़ा। 1866 में उन्होंने भारत ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके बाद यही केशव चंद्र सेन ये महाराष्ट्र में गए और महाराष्ट्र में जा कर के इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं के रास्ता दिखाने से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले जो थे वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे और बाद में एमजी रनाडे का मतलब महादेव गोविंद रनाडे, इससे जुड़े। लेकिन जब हम प्रार्थना समाज के स्थापना की बात करते हैं तो हम डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे दोनों को साथ में शामिल करते हैं, क्योंकि एमजी रनाडे एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे जिनकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, 1867 में हुई, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा की गई। आइए देखिए, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हो चुकी, ये बम्बई में हुई थी। अब इसमें थोड़े समय के बाद में एक और महान व्यक्तित्व का इसमें पदार्पण होने जा रहा है, इसमें प्रवेश होने जा रहा है साथियों। और ये क्या नाम है इस व्यक्तित्व का? इस व्यक्तित्व का नाम है गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण पाए जाते हैं। ये चित्पावन कुल के ब्राह्मण थे और कतई रूढ़िवादी नहीं थे। भीतर से, अंदर से ही इनके अंदर परिवर्तन करने की सोच और जो कुछ इन्होंने समाज में देखा वो गलत था, गलत होता चला आ रहा था और उससे लड़ने की कुव्वत इनमें रही। दरअसल ये एक बड़े व्यक्तित्व में से हैं महाराष्ट्र में। तो इनकी उपलब्धियों के विषय में थोड़ा सा बता दें, ये प्रार्थना समाज की एक जान कहे जाते हैं और ये जब जुड़े, हालांकि बाद में जुड़े, इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। और इनके जनहित के कार्य जो इन्होंने सारी जिंदगी किए और अपने जीवन को जनहित के कार्यों में समर्पित कर दिया, तो इनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। परीक्षा में अगर ये पूछ दिया जाता है कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो फिर उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। अब ये इनका दूसरा नाम है लोकहितवादी। अब देखिए, इन्होंने एक दिलचस्प बात यह है कि समाज सुधार के लिए, सामाजिक बुराइयों के जो विरोध में इन्होंने जो है 100 पत्र लिखे
और 100 पत्रों को एक संयुक्त रूप से इन्होंने नाम दिया और जिसको कहते हैं शतपत्रे। शतपत्रे का नाम दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने ये आर्य समाज से भी जुड़े रहे और थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े रहे। और इसके पहले, जब ये प्रार्थना समाज से जुड़ने के पहले ये थियोसॉफिकल और आर्य समाज के लिए कार्य कर चुके थे। इनको नॉलेज था कि किस तरीके से समाज में अपने कार्य को अंजाम देना है। और बाद में ये प्रार्थना समाज से जुड़े तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि 100 पत्रों को एक संयुक्त रूप से उसको नाम दिया शतपत्रे। और इसके अलावा प्रभाकर नामक समाचार पत्र भी इनका निकलता था। प्रभाकर नामक समाचार पत्र भी इनका निकलता था। और इसके बाद ये इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे गीता तत्व, सुभाषित। और जाति प्रथा के बड़े सख्त विरोधी थे, तो जाति प्रथा पर इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक लिखी। तो प्रार्थना समाज से ये जुड़े और प्रार्थना समाज को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना था। अब देखिए साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि चाहे बंगाल हो और चाहे महाराष्ट्र हो, ये जिन लोगों के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं ये अपने ज़माने के काफ़ी प्रबुद्ध, काफ़ी पढ़े लिखे, जब जनता, इनके सामने जनता बिल्कुल नथिंग थी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी हमारे देश में। और उस ज़माने में ये बहुत ही प्रबुद्ध, पढ़े लिखे और ऊंची जातियों से संबंधित थे। अब ये ऊंची जाति के लोग जो है ये समाज सुधार करने का ये सिलसिला जारी है। और इसको हम भारतीय इतिहास में धर्म सुधार और समाज सुधार की संज्ञा देते हैं। हालांकि इसको पुनर्जागरण भी कहते हैं, लेकिन पुनर्जागरण कहने पर मुझे आपत्ति है। मैं इसके आगे वाले वीडियो में पुनर्जागरण क्यों नहीं कहना चाहिए, मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में अभी उचित नहीं है। तो ये जो गोपाल हरि देशमुख थे, इनका ये मैंने बताया कि मतलब किताबें भी इन्होंने लिखी, समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले और पत्रों के माध्यम से 100 पत्रों का एक संयुक्त शतपत्रे के नाम से एक लेख भी इनका छपता था। और लोकहितवादी इनको कहा गया। अब जो प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था को दूर करना था और नारी स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया गया। नारी स्वतंत्रता, जैसे नारी स्वतंत्रता में ये है कि महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं थे, वो पर्दे के पीछे की कड़ी थी। अगर स्त्री विधवा हो जाए तो उसका विवाह नहीं हो सकता है। हालांकि ये ऊंची जातियों में ज़्यादा था सती प्रथा और विधवा विवाह न होना। तो अगर स्त्री विधवा हो जाए तो उसका जीवन में दोबारा विवाह नहीं हो सकता है। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री को बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं। एक बार शादी होके आ गई अंदर घर के भीतर। शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। बाल विवाह समाज में प्रचलन था। ये तो सभी जातियों में, पूरे भारत में इसका प्रचलन था बाल विवाह का। 9-9 साल की उम्र में, 10-10 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उनके माता पिता ने पहले से ही तय कर दी। साथियों, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे देश में रही हैं नाना प्रकार की। तो ये नारी स्वतंत्रता पर बल देना और जाति व्यवस्था पर प्रहार करना। तो ऐसा कहा जाता है कि इस समाज से, इस संगठन से जुड़े हुए लोग जो थे वो शाम मीटिंग में लोगों को जागरूक करने के लिए निकलते थे और दलितों के जो वो बहुत निम्न जात के लोग होते थे उनके घरों में खाना बनवा करके ये भोजन करते थे और समाज को ये संदेश देते थे कि देखिए जात पात कहीं कुछ नहीं होता है। अब उसका समाज पर कितना प्रभाव पड़ा, इन धर्म सुधारों का, समाज सुधारों का, ये तो मूल्यांकन करने की बात है कि कितना प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रयास किए। हाँ साथियों, देखिए अब प्रार्थना समाज पर ये चर्चा चल रही है। प्रार्थना समाज के द्वारा कुछ कार्य भी किए जा रहे हैं। अब देखिए इसी कड़ी में आगे क्या होता है। दरअसल जो MG रनाडे हैं, महादेव गोविंद रनाडे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक न्यायाधीश के पद पर
कार्य कर चुके थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, उस ज़माने में LLB किया हुआ था। तो अब देखिए, जब ये रिटायरमेंट हुए तो समाज सुधारों की दिशा में काफ़ी ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए, आइए, एक फेहरिस्त है अच्छी खासी, तो आइए जान लेते हैं। प्रार्थना समाज के माध्यम से महादेव गोविंद रनाडे ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया और उस शुद्धि आंदोलन में ये मनुष्य के अंदर जो अशुद्धियाँ थीं, मनुष्य के अंदर जो बुराइयाँ थीं, जो उसकी खराब आदतें थीं, उनको छुड़ाने के लिए कि ये छोड़ करके मानव शुद्ध हो जाए और शुद्ध होकर के अपना जीवन यापन करे, तो उसका एक अलग आनंद है, और दूसरों को भी शुद्ध करने का प्रयास करे। तो ये शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत वो क्या चाहते थे, दरअसल बड़े बड़े कोठे चलते थे, बड़े बड़े वो मुजरे होते थे, और नृत्य में आदमी तमाम पैसा खर्च कर देता था नाचने गाने वालियों पर, और वो उसके विरोधी थे कि फिजूल खर्ची ना हो, मुख्य रूप से फिजूल खर्ची पर है। दूसरा, विवाहों में जो अनाप शनाप दहेज दिया जाता था, उसके ये विरोधी थे कि इस पर फिजूल खर्ची ना हो। और इसके अलावा जो आदमी काफ़ी मात्रा में शराब पीता था, शराब का सेवन करता था, सभी जातियों में लोग शराब पीते थे, तो ये शराब पर खर्च न किया जाए, और ये एक तरीके से मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं, धन तो खर्च होता ही होता है। तो इनको, ये जो बुराइयां मनुष्य के अंदर होती हैं, इनको दूर करने के लिए, इनको मनुष्य से अलग उसकी आदतें छुड़ाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। अब जब मैंने साथियों शुद्धि आंदोलन की बात की, तो आप जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो ये समझ रहे होंगे कि नहीं, ये तो शुद्धि आंदोलन तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ये बात सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था, लेकिन उनके शुद्धि आंदोलन से और इनके शुद्धि आंदोलन से अंतर है। उनका जो शुद्धि आंदोलन था वो हिंदू धर्म को वापस लाने के लिए और हिंदू लोगों को ईसाइयत से दूर रखने के लिए, वो ईसाइयत के प्रभाव में न पड़े उसे बचाने के लिए था, वो शुद्धि आंदोलन था। लेकिन यहाँ इस शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य मानव से है, उसका उद्देश्य धर्म से था, इसलिए मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये शुद्धि आंदोलन जो चलाया, ये फिजूल खर्ची जो आदमी करता है और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा आगे नहीं बढ़ पाता है और इसी में सब लुटा पिटा रहता है, तो मनुष्य की बुराइयों को दूर करने के लिए, फिजूल खर्ची को दूर करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन और महादेव गोविंद रनाडे का शुद्धि आंदोलन, दोनों में अंतर था और दोनों ने चलाए, और दोनों में मेजर डिफरेंस है। अब देखिए, शुद्धि आंदोलन चलाया। अब इसके बाद जो अगला इनका कार्यक्रम था, इन्होंने ये विधवाओं का विवाह चाहते थे। देखिए, ब्राह्मण थे और ये विधवाओं का विवाह चाहते थे, और विधवाओं का विवाह करने के लिए विधवा विवाह संघ की इन्होंने स्थापना की 1861 में। विधवा विवाह संघ की स्थापना की 1861 में। अब इसके बाद इन्होंने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूरे महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण ये सभा मानी जाती है। महाराष्ट्र में कोई ऐसा प्रबुद्ध वर्ग नहीं होगा जो इस पूना सार्वजनिक सभा से जुड़ा न हो। और अभी साथियों इसका महत्व बताएंगे। और ये पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य ये था कि महाराष्ट्र के सभी प्रबुद्ध जन एक जगह पर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर के उसका समय निर्धारित होता था, और एक जगह इकट्ठे होकर के जो भारतीयों की जो समस्याएं हैं, महाराष्ट्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तो खैर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं माना जाएगा, अब तो यहाँ 1870 की बात हो रही, तो महारानी का शासन आ गया, यानी सरकारी ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आ गई। तो ब्रिटिश हुकूमत के सामने समस्याएं अपनी रखी जाएं, और हम भारतीयों पर अगर ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है तो हमारी भारतीयों की भी कुछ मांगें, कुछ समस्याएं हैं, उनको सुनें। तो ये महाराष्ट्र की पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे को स्थापना करने का श्रेय जाता है 1870 में साथियों। और इसने, पूना सार्वजनिक सभा ने कई मामलों पर सफलता भी पाई। जैसे अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने पर इन्होंने डिमांड उठाई कि हमारे लोगों को सहायता की जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने सहायता की।
इसके अलावा नमक पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को कम किया, और कम करने की मांग इसी सभा ने उठाई, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसके अलावा और भी कई काम कराए। और साथियों, यही नहीं, इस सभा का एक बहुत बड़ा महत्व है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो इसी के कारण हुई थी। ये उसका आदि रूप है। पूना सार्वजनिक सभा कांग्रेस का आदि रूप है, और इसी पूना सार्वजनिक सभा ये आधार बनी 1885 की कांग्रेस की स्थापना का। तो इसलिए साथियों, जो पूना सार्वजनिक सभा है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा स्थापित की गई, इसका वाकई विशेष महत्व है। तो अब चूंकि उस समय ये कोई राजनीतिक पार्टी का रूप नहीं ले सकती थी, इतनी शक्ति थी, और लेकिन सामाजिक समस्याओं पर ये मांग कर सकती थी ब्रिटिश हुकूमत से। तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, और इस पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित करने में जो इनके जो सहयोगी थे और जिनका भी विशेष उनका भी योगदान है, वो उनका नाम था वासुदेव गणेश जोशी। वासुदेव गणेश जोशी जो थे, उनके सहयोग से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अब आगे चलते 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एमजी रनाडे ने की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। और अगला पॉइंट है, एमजी रनाडे के जो मुख्य सहयोगी थे, जो उनके हर मामलों में उनका सहयोग करते थे, उनका नाम था जीआर भंडारकर। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि मुख्य आदमी का तो नाम आ जाता है, लेकिन जो कंधा से कंधा मिला करके उसके साथ साथ चलता है, वो इतिहास में छूट जाता है। तो अब चूंकि प्रश्न इस तरीके से पूछे जा रहे, जो सिविल सेवा है, पीसीएस हो या आईएएस हो, प्रश्न परंपरागत नहीं पूछ रहा है। अब वो जो प्रश्न रिपीट होते रहे, रिपीट बहुत कम होते हैं। अब वो और भीतर जा करके उसकी रिसर्च करके, पढ़ाई करके, और भीतर के लोगों को खोज करके ला रहे हैं, नए नए लोगों को ला रहे हैं। तो यहाँ इसलिए मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि जीआर भंडारकर जो थे, ये इनके सभी कार्यों में एमजी रनाडे के ये सहयोगी रहे और मुख्य कार्यकर्ता रहे, और बड़ा इनका सहयोग जीवन भर उनको मिला। तो अच्छा, अब एमजी रनाडे की पत्नी का नाम था रमाबाई। तो इनकी पत्नी ने भी बड़े कार्य किए, और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके और कदम से कदम मिला करके बड़ा इन्होंने सहयोग किया। देखिए, इनकी भी अपने पति के प्रेरणा से इन्होंने देखिए क्या किया, एक आर्य महिला सभा की स्थापना की। इनकी पत्नी रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए समाज में एक आर्य महिला सभा की स्थापना की। कब की? 1881 में की। इसके बाद इसी पंक्ति में इन्होंने इनकी पत्नी रमाबाई ने शारदा सदन, शायद महिलाओं का ये आश्रम होगा, शारदा सदन, ये 1889 में इसकी स्थापना की। और इसके साथ साथ पूना सेवा सदन की 1909 में स्थापना की। ये 3 उपलब्धियां जो है इनकी पत्नी के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब इसके बाद ये सब प्रार्थना समाज का ही चल रहा है। ये प्रार्थना समाज के जो लोग संस्थापक हैं या उसके कार्यकर्ता हैं, वही इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इसी कड़ी में आगे आते हैं 1875 में। 1875 में लाल शंकर और उमा शंकर नामक प्रार्थना समाज के कार्यकर्ताओं ने पंढरपुर में एक बालिका आश्रम खोला। जो गरीब हैं, दबी कुचली हैं और प्रत्यक्त हैं, तो उनके लिए मतलब एक आश्रम खोला गया। लाल शंकर, उमा शंकर लोगों पंढरपुर में खोला गया, और 1875 में। अब देखिए, प्रार्थना समाज ने एक राम मोहन अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना की। राम मोहन अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना की गई, और आज वर्तमान में इसकी बम्बई के आसपास इसकी 10 से ज़्यादा शाखाएं हैं। लोगों को, जनसाधारण को अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए, और आज इसकी बम्बई में 10 से ज़्यादा शाखाएं हैं। साथियों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि प्रार्थना समाज के पहले भारत में जो सामाजिक सुधार और धर्म सुधार आंदोलन का सिलसिला चला था, वो प्रार्थना समाज के पहले मैं थोड़ा सा चूक हो गई तो मैं बता नहीं सका आपको, सुन लीजिए। प्रार्थना समाज के पहले 1840 में एक परमहंस मंडली थी। तो परमहंस मंडली ने ये
मतलब हालांकि बहुत ज़्यादा उसके वो नहीं है, मतलब उसके कारनामे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो 1840 में एक परमहंस मंडली थी जिसने समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी, और उस परमहंस मंडली से ही इसकी सुधार की शुरुआत मानी जाती। हालांकि कुछ किताबें 1849 में एक और परमहंस मंडली की बात करते हैं। वो एक गुप्त सामाजिक संस्था थी और दोदाबा पांडुरंग ने उसकी स्थापना की थी। तो खैर चूँकि हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं, तो प्रार्थना समाज के पहले जो है परमहंस मंडली 1840 में स्थापित की गई थी और लोकहितवादी के द्वारा, और बाद में केशव चंद की प्रेरणा से जब वो बंगाल से केशव चंद महाराष्ट्र में पहुँचे और वो पक्के और सच्चे ब्रह्म समाजी थे, तो उनकी प्रेरणा से ये मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे ने की थी। तो ये सारे जो कार्य हो रहे हैं और इस प्रार्थना समाज के जरिए से ये जो सारे कार्य किए जा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके संस्थापकों द्वारा, ये मैं आपको मतलब बता रहा हूँ साथियों। अच्छा, एक और इसमें कार्य किया गया जो प्रार्थना समाज के कार्यकर्ता थे जिनका नाम था रामजी शिंदे। तो रामजी शिंदे के द्वारा एक द डिप्रेस्ड क्लास नामक एक संस्था खोली गई थी, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित जातियों के लोग हैं, उनका एक संघ बनाया गया था। तो द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रामजी शिंदे के द्वारा बनाया गया था, और रामजी शिंदे जो थे वो प्रार्थना समाज के कार्यकर्ता माने जाते थे। तो साथियों, ये प्रार्थना समाज पर मैंने आपको जानकारी दी, और ये महाराष्ट्र में अब हम आ चुके हैं। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, अभी तक पिछले वीडियो में बंगाल की बात होती रही, और इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।